पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इम्पल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। इम्पल्स क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे कि जब कीले को हथौड़े से ठोका जाता है, हम उसमें देखते हैं कि जब हथौड़ा कांटेक्ट में आता है कीले के साथ, फोर्स एकदम से बढ़ता है ना, और जब आप उसको रिलीज़ करते हैं तो फोर्स एकदम से ड्रॉप होता है। इसे हम इम्पल्स कहते हैं। सिमिलरली जब आप फुटबॉल को किक करते हैं, है कि नहीं, तो जब आपका फुटबॉल के साथ कांटेक्ट में आता है, जैसे ही कांटेक्ट में आया धीरे तो नहीं, बहुत तेज़ी से स्पीड से फोर्स बढ़ता है, और जैसे ही फुटबॉल आगे जाता है तो एकदम से फोर्स ड्रॉप होता है। आप जब बॉल को हिट करते हैं इन क्रिकेट विद बैट, तो तब भी जैसे ही बैट के साथ आता है कांटेक्ट में बॉल, तो एकदम से बॉल पे फोर्स तेज़ी से बढ़ता है, और फिर जब वो बॉल आगे जाता है, रिलीज़ होता है, इससे हटता है दूर, तो एकदम से फोर्स ड्रॉप होता है। इसको हम लोग, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। हम लोग ने देखा था इम्पल्स कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले देखे थे। एक फॉर्मूला हम लोग ने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी टी T1 टू T2। एक देखा था हम लोग ने चेंज इन मोमेंटम, और एक देखा था हम लोगों ने, है ना, अगर एवरेज फोर्स आपको दिया गया है तो वो आएगा T2 माइनस T1, है ना। मगर आज हम लोग जो है इसी इक्वेशन से रिलेटेड लेने वाले हैं। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने डेरिवेटिव आपको पढ़ाया, मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया। जब मैंने डेरिवेटिव पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि डेरिवेटिव इज इक्विवेलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। सिमिलर टू दैट इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व। मतलब जो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम की इंटीग्रेशन से हासिल हो सकता है, वो फोर्स और टाइम के ग्राफ से भी हासिल हो सकता है। यानी अगर मुझे फोर्स वर्सेस टाइम का कोई ग्राफ दिया रहे, फोर्स वर्सेस टाइम का मुझे कोई ग्राफ दिया रहे, उसका मैं एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करता हूं। उसका मैं क्या कैलकुलेट करता हूं? एरिया अंडर द कर्व। अरे क्या कैलकुलेट करता हूं मैं? एरिया अंडर द कर्व। वो मुझे क्या देगा फिर? इम्पल्स। ये पहचानो, ये पहचानने की आदत, तुमको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ना, है ना। आपने खुद से ऐसा दिमाग चलाना, अरे ये इंटीग्रेशन किस किस का इंटीग्रेशन है? y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। यानी y और x का अगर कोई कर्व होगा तो मैं उसका एरिया अंडर द कर्व ले लूंगा, तो मुझे वो, है ना, जो भी z की वैल्यू आ जाएगी। ये खुद से अब आगे करो एनालाइज, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा कई बार आएगा तुम्हारे सामने। मैं हर बार ये बोलते नहीं बैठूंगा कि देखो अब एरिया अंडर द कर्व से आ जाएगा आंसर। तुमको खुद से एनालाइज करना है कि इंटीग्रेशन है, कौन सी 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई किया आपने, है ना। जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, है ना। कौन सी 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई की? y और dx को। तो y वर्सेस x का ग्राफ होगा, अगर y वर्सेस x का ग्राफ होगा, उसका एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो वो आपको क्या दे देगा? z दे देगा। ये खुद से एनालिसिस आना चाहिए। सिमिलर टू दैट मैं बोलूंगा ठीक है, z इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, z इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो मतलब मान लो कि y वर्सेस x का कोई ग्राफ दिया हुआ है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्लोप निकालूंगा इसका, और स्लोप मुझे क्या देगा? z। ये खुद से एनालिसिस आपको आना चाहिए। ये याद रहेगा? याद रहेगा पक्का? ठीक है, चलो। तो आज हमारा जो टॉपिक है, या जो आज हमारा जो कैलकुलेशन हमें करना है, ये ग्राफ से रिलेटेड करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर shows an estimated force time graph. Figure shows an estimated force time graph for a ball stuck by a bat. First up, determine impulse delivered
to the ball. Determine impulse delivered to the ball. Second, average force exerted on the ball in the given time interval. In the given time interval. और मुझे ये जो कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, ये फोर्स वर्सेस टाइम, फोर्स इज इन न्यूटन, टाइम इज इन सेकेंड्स। ये ग्राफ ऊपर ऐसा गया, फिर वापस नीचे आ गया। ये 1 से निकला था, 5 पे गया था, और मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी थी इट वाज 10 यूनिट्स या 10 न्यूटन बोलना चाहिए अपने को। तो देखो बेटा, इधर सिंपल है। पहला काम आपको क्या बोला है? इम्पल्स निकालना है ना। इम्पल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकालना। तो पहला तो बहुत इजी आ जाएगा, है ना। इम्पल्स इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। अभी जो कर्व के नीचे का एरिया है, ये कौन से शेप का है? ट्रायंगल। हाफ ऑफ बेस, बेस कितने का है? 4 का। हाइट कितने का? 10 का है ना। 4 ही छोड़ना नहीं, 1 से शुरू हुआ 5 पे खत्म हुआ, 4 का। और बेस कितने का? हाइट कितने का? 10 का। तो हाफ ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड हमको सेकेंड क्या निकालना है बेटा? फोर्स, फोर्स निकालना है। न्यूटन सेकंड लॉ बाबा सुनो, न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बोला कि द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा पी किसके बराबर होता? इम्पल्स के बराबर होता ना। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, कल इतना सब अपन ने कैलकुलेशन किया पिछली क्लास में, है ना। डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। ये किसके बराबर होता? इम्पल्स के बराबर होता। किसके बराबर होता? इम्पल्स। तो भैया इम्पल्स तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठ चुके हैं, है कि नहीं। यानी कि चेंज इन मोमेंटम हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठ चुके हैं, दैट इज 20। और ये टाइम कितना लगा बेटा इसको फिर? 5 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स। अरे ये 0 से 1 तो कुछ भी नहीं हुआ था ना, 1 से लेकर 5 ये टाइम चाहिए अपने को। और ये टाइम गैप कितने का है? 4 सेकेंड का, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 सेकेंड। तो कुछ कुल मिला के कितना हो जाएगा फिर? 5 मिनट। आया समझ में? समझ में आया सभी को, है ना। इम्पल्स निकाले हम लोग ने एरिया अंडर द कर्व लेकर। इम्पल्स इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू डाले 20 जो आ चुकी थी। टाइम कहाँ से कहाँ तक था? 1 से लेकर 5। तो ड्यूरेशन कितने का? 4 सेकेंड का। आ गया आंसर। नेक्स्ट, a particle of mass 2 kilogram is initially at rest, full stop. A force starts acting on it in one direction whose magnitude changes with time, full stop. The force time graph is as shown in figure, full stop. Find the velocity of particle at the end of 10 seconds.
फोर्स इज इन न्यूटन। बातें करने की ज़रूरत नहीं है। 2, 4, 6 और डायरेक्ट विद 10। और ये 20। चलो इधर अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है दैट मीन्स आपका इनिशियल मोमेंटम भी क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। सॉल्यूशन में जाइए। सबसे पहले मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम भी 0 ही रहेगा। फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 शेप्स नजर आ रहे हैं मुझे, या फिर 3 में भी जा सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेपेजियम बना, इतना हिस्सा एक ट्रेपेजियम है, ये वाला हिस्सा भी ट्रेपेजियम है और ये वाला हिस्सा ट्राइंगल है। तो मैं ये ट्रेपेजियम को पकड़ता हूँ, पहले ये वाले पार्ट को। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A1 क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स का सम, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 और ये कितना है 2। तो ये है आपका 4, ये है आपका 2। तो 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि कितना है 10। 6 का आधा 3 10 30 30 यूनिट्स, है ना। वंस अगेन ये भी एक ट्रेपेजियम बना A2। तो वंस अगेन हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये 10 है और ये 20 है, तो 10 + 20 और डिस्टेंस कितना बेटा 2 2 कैंसल 30 यूनिट्स, है ना। फिर उसके बाद ये शेप कैसा है बेटा, ट्राइंगुलर। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 4 नॉट 10 बेटा, 10 यहाँ से यहाँ तक के, ये सिर्फ इतना 4 है। हाइट कितने का है 20 का, तो कितना हो जाएगा बेटा 40। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, आपका जो इम्पल्स है जो कि चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या आएगा बेटा A1 + A2 + A3। A1 कितना है बेटा 30, A2 कितना है वंस अगेन 30 और A3 कितना है 40। 60 + 40 100, तो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या आएगा चेंज इन मोमेंटम, जो कि क्या है बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मगर इनिशियल तो कितना बेटा 0 है, तो फाइनल मोमेंटम इज 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वैसे फाइनल मोमेंटम बोले तो क्या आएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अच्छा मास कितने का बेटा 2 kg का, तो 2, तो Vf इज क्या हो जाएगा फिर 50 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, दिस इज इट। अभी तो 0 दिया हुआ है, कोई और वैल्यू भी दे सकता है वेलोसिटी की, 10 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ दे सकता है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। बस तरीका समझ में आना चाहिए तुमको। हाँ देखो नहीं समझ में आया बिल्कुल पूछो, बेझिझक पूछो।
क्या हो गया? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe. और ये आ गया 6 का, 4 से जा रहा है नहीं। Calculate the impulse acting on the body for a duration of 6 seconds. करो सॉल्व। इधर का हो गया, राइट साइड का हो गया। इम्पल्स कैलकुलेट करना फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 सेकेंड। रिमेंबर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको नेगेटिव तो नेगेटिव लेना पड़ेगा एरिया को, है ना। और दूसरा जो एरिया नेगेटिव रीजन में गया उसको नेगेटिव लो। दूसरा जितनी देर के लिए पूछा है उतना ही करो, पूरा ट्रायंगल का एरिया मत निकालते बैठना। निकाले होंगे आपने कई लोगों ने। इम्पल्स कितने देर का पूछा हुआ है, तो सिर्फ यहाँ तक पहुँचने का है, पूरा 8 सेकंड तक नहीं निकालना है ना। अगर एग्ज़ाम में ये आता
तो यकीनन तुमको 8 सेकंड ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी आंसर होता तुम्हारे ऑप्शन में, है ना। और तुम सॉल्व करते, बड़े उससे टिक करते, बोलते कि भैया अपना तो हो गया अब सिलेक्शन, आप चालू MBBS, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरा सत्कार होगा, है ना। अबे कम टू रियलिटी नहीं हुआ। आया बेटा 15। सबसे पहले यहां क्या शेप बन गया, ट्रैपेजियम, इसका एरिया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना है 4, ये कितना है 2, तो 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि कितना है 10, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30। फिर अब इसकी बारी, A2 हाफ ऑफ बेस 2 का, और हाइट कितने का बेटा -15 का। तो भैया अब भाई आपसे कहूंगा इम्पल्स क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व 30 + -15 यानी कि 15 यूनिट्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट, थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। एक बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, है ना। ये बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट आपने सुना होगा, ठीक है। बट इससे जो ये स्टेटमेंट जो है ये अपने को पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं देता। इसमें ये स्टेटमेंट के तहत अगर आप चलेंगे तो बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कई किताबों में भी देख लिया है मैंने कि इसी स्टेटमेंट का या इसी लॉ का एग्जाम्पल देते हैं वो, कि आपका जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आपका वेट पड़ता है ना। तो आपका वेट और प्लेटफॉर्म जो आपको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऐसा दिया जाता है, जो सुनने में भी सही लगता है। हाँ भाई, मेरा वज़न जितना ज़्यादा रहेगा, है ना, उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म क्या देगा आपको, नॉर्मल रिएक्शन देगा। ये सुनने में भी ठीक लगता है। इसके अलावा एक रस्सी है, रस्सी से एक वज़न लटका हुआ है। रस्सी पे लटका हुआ वज़न जितना ज़्यादा वज़नदार रहेगा, रस्सी में तनाव, टेंशन उतना ज़्यादा रहेगा। वज़न नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। तो बोले अगेन दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी सुनने में एकदम सही लगता है, मगर ये दोनों भी एग्जाम्पल गलत है। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो है वो गलत है। क्यों गलत है? तो न्यूटन साहब की जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो देखते हैं अपन। तो उसका एक्चुअल स्टेटमेंट क्या था और कैसा था, ये तो अपन ने अपनी आसानी के लिए बना दिए थे। इफ अ बॉडी कैपिटल A exerts a force vector F on another body B, then B exerts a force minus vector F on A, comma, the two forces acts along the line joining the bodies। तो देखा जाएगा, है ना, ये एक्चुअल हमारा स्टेटमेंट है। बेटा इधर ध्यान दो, फालतू बातों में मैं इन्वॉल्व मत रहो। तो ये हमारा एक्चुअल स्टेटमेंट है और हम इसके आगे लिखेंगे न्यूटन्स
थर्ड लॉ फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। अब देखो कैसा है, इसके एग्जाम्पल्स लेते, जो एक्चुअल एग्जाम्पल्स है इसकी। फर्स्ट, मैं ये दो बॉडीज इमेजिन करूंगा, बॉडी ए बॉडी बी। न्यूटन साहब का कहना था कि भैया यूनिवर्स का हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। और वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ए पार्टिकल और बी पार्टिकल भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा होगा। देख, फोर्स एक्टिंग ऑन द बी पार्टिकल ड्यू टू ए पार्टिकल इस तरफ होगा, और फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू बी पार्टिकल इस तरफ होगा। भले ही इनका मास अलग अलग होगा, मान ले ये 2 किलो का, ये 200 किलो का, ये 2 किलो का, ये 200 किलो का, मगर इन दोनों के बीच में एग्जिस्टिंग जो फोर्स रहेगा ना, वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो यहां पर इस सिचुएशन में वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल्स एंड अपोजिट ऑफ वेक्टर एफ बी ए, है ना। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आपका चार्जेस का, देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है ना। ये वैल्यू है Q1 और ये वैल्यू है Q2। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कि देखो, है ना, ये है फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, और ये क्या है बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। ये 10 कूलम, ये 10,000 कूलम का है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इन दोनों के बीच का जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो इसमें मैं यहां लिख सकता हूं वेक्टर F12 इज माइनस ऑफ वेक्टर F21। अब ये पर्टिकुलर चैप्टर आएंगे तो हम लोग देखेंगे, है कि ऐसी मैग्नेट्स का होता है, दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल सामने ला लो एक दूसरे के, या नॉर्थ पोल साउथ पोल भी ला लो सामने, वो भी चलेगा। तो वो रिपेल करेंगे या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैग्नेट जो सेकेंड मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा और सेकेंड मैग्नेट जो फर्स्ट मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा। अब सवाल उठा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोले कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन, वेट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे का, चलिए देखते हैं। मैं यहां नोट करके लिख देता हूं, वेट ऑफ अ बॉडी एंड नॉर्मल रिएक्शन of surface do not form action reaction pair according to Newton's third law. They do not form action reaction pair according to Newton's third law. फिर मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सिमिलर is the case between tension in the string and weight of the body. देखो भैया, अब अगर मैं सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहां रख देता हूं जिसका मास होगा से m, तो मैं कहूँगा देख भाई उसका वेट जो है mg नीचे की तरफ रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। अब ऐसा है, सवाल उठा कि अगर वेट उसका 10 न्यूटन का है तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना रहेगा, ऑफ कोर्स 10 न्यूटन का रहेगा, है कि नहीं। मगर फिर भी ये थर्ड लॉ ऑबे नहीं कर रहे, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ। बोले क्यों ऐसा, आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ो। स्टेटमेंट क्या है, इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स वेक्टर एफ ऑन द अदर बॉडी, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है वेक्टर एफ, है ना, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगी माइनस वेक्टर एफ। इस प्रॉब्लम ये फोर्सेस के साथ ये है कि ये जो दोनों फोर्सेस है इस ऑब्जेक्ट ब्लॉक पर लगे हैं, ये दोनों फोर्सेस ब्लॉक पे लगे हैं।
नॉर्मल रिएक्शन किसने किस पे लगाया? सरफेस ने ब्लॉक पे लगाया। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने ब्लॉक पे लगाया, है या ना? नॉर्मल रिएक्शन है, कोई भी चीज़ पे खड़े, ये सरफेस लगा रहे ना अपने को। अब तुम चेयर पे बैठे हो ना, चेयर तुमको ऐसा क्या करे, पुश करी ना ऊपर से, होल्ड करके रख रही, तो वो सरफेस आप पर लग रहा, मतलब फोर्स हो। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप पर लग रहा है। mg बोले तो वेट, वेट बन जाए क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या है? अर्थ आप पर जो फोर्स लगा रही वो, तो ये दोनों फोर्स किस पे लग रहा? ब्लॉक पे ही लग रहा। ब्लॉक किसी पे फोर्स लगा रहा क्या है? तो ये दोनों फोर्सेस में से एक भी फोर्स ऐसा नहीं है जो ब्लॉक किसी और पे लगा रहा है ना। ये दोनों फोर्सेस किस पे लग रहे? ब्लॉक पे ही लग रहे। और यहां तो स्टेटमेंट में क्या बोला था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाएगी तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाएगी, है ना। ब्लॉक अगर सरफेस पे लगाया तो सरफेस ब्लॉक पे लगाएगा। हमको ये तो मालूम है कि सरफेस ने ब्लॉक पर लगाया, ब्लॉक ने सरफेस पे कितना लगाया उसका मेंशन है कि यहाँ पर नहीं है। पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा प्रॉब्लम क्या मालूम क्या? ये दोनों भी अलग अलग ग्रुप से, बोले अलग अलग ग्रुप से। नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, याद है अपन ने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे, है ना। 4 क्लासिफिकेशन किए थे अपन ने। नॉर्मल रिएक्शन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये दोनों अलग अलग खानदान से भी हो गए, आया समझ में? तो ये पूरा, पहली बात तो ये भी साबित हो गई कि एक ही बॉडी पे लग रहा। दूसरा, ये कैटेगरी भी क्या है इनकी, अलग अलग है। यहाँ तुम देखो ना, ये क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। ये भी क्या था? ये क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। ये भी क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। आया समझ में, है ना। इसी तरह से एक रस्सी लो, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लटकाओ, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर की तरफ, वेट mg नीचे की तरफ। नो डाउट टेंशन और mg बराबर रहेंगे। यहाँ पर नॉर्मल और रिएक्शन mg बराबर रहेंगे, टेंशन और mg यहाँ पे बराबर रहेंगे। बट दे डू नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेम रीजंस। टेंशन किस पे लग रहा? फोर्स ब्लॉक पे लग रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स mg किस पे लग रहा? ब्लॉक पे लग रहा। ये दोनों फोर्सेस किस पे लग रहे? ब्लॉक पर ही। ब्लॉक किस पे थोड़ी कितना फोर्स लगा रहे वो थोड़ी पता चला हमें, है ना। तो ये एक रीजन आ गया। दूसरा रीजन, टेंशन वंस अगेन क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और mg वेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी वजह से ये ब्लॉक और टेंशन और वेट नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। हाँ, एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं। बोले कैसा? देख इधर, ये फर्स्ट ब्लॉक इमेजिन कर ले और ये सेकंड ब्लॉक इमेजिन कर ले। तूने फोर्स लगाया F इसको, तू इसको धक्का मार रहा है ना। अब जब तू इसको धक्का मारेगा तो ये ब्लॉक भी इसको लौटेगा, है ना। मगर ये ब्लॉक आगे बढ़ने को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। अरे तुम कुछ एक बात बता मुझे, ये 10 किलो का और ये 100 किलो का इमेजिन कर ले। ये 10 किलो का, ये 100 किलो का, तो हटा पाएगा क्या? हटा पाएगा क्या? नहीं। मान ले ये 10 किलो का और ये 15 किलो का या 11 किलो का, आप हटा पाएगा ना। देखो मालूम है इसका वजन, मास ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा अपोज करेगा मोशन को, है कि नहीं। और इसका मास कम है तो वो ये अपोज क्या करेगा? कम करेगा। मतलब देखो इतना मालूम है कि जो भी ऑब्जेक्ट का अगर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को ढकेलेगा तो दूसरा ब्लॉक आगे बढ़ने से क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। और ये फोर्स लगाते एक दूसरे को, जो नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है ना। जैसे कि ये इस साइड में जो फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द, थोड़ा दूर करता हूँ, ये फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक, मैं थोड़ा गैप को जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा N21, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द सेकंड ब्लॉक ड्यू टू द फर्स्ट ब्लॉक। हाँ जब, और ये, अरे इसका डिस्कशन भी था इसका, ठीक है चल जानते देखते अपन कल देखें। नॉर्मल रिएक्शन ऑन द एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ब्लॉक ड्यू टू द सेकंड ब्लॉक। तो नो डाउट यहाँ पर N21 और N12 इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। ये समझ में आएगा आपको बेटा, है ना। जब एक डब्बा दूसरे डब्बे को ढकेलेगा, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पुश करेगा, तो उनके आपस के अंदर के जो फोर्सेस रहते हैं ना उसको कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। और वो नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, और ये ओबे कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ को। इसी तरह से एक धागे से, देखो ये डब्बा है और ये दूसरा डब्बा है, और आप ये फोर्स F से खींच रहे हैं, ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, है ना।
आप रस्सी से इसको खींच रहे हैं, तो ये ब्लॉक क्या करेगी, ब्लॉक 1 को खींचेगी रस्सी से, ब्लॉक 1 आगे बढ़ने के मोशन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ये फिर भी खींचेगा। तो ये देखो टेंशन एक्टिंग ऑन फर्स्ट ब्लॉक ड्यू टू द सेकंड ब्लॉक। अब ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, तो इसके अंदर फोर्स जनरेट होगा T21। टेंशन एक्टिंग ऑन द सेकंड ब्लॉक, ये टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, धागे में जो तनाव होता है, जब भी किसी चीज़ को खींचते पर तनाव क्रिएट हो जाता है ना उसके अंदर। तो टेंशन एक्टिंग ऑन द सेकंड ब्लॉक ड्यू टू द फर्स्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर भी T12 इक्वल एंड अपोजिट है T21 के। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ओबे कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक बॉडी का दूसरी बॉडी पर है ये, और दोनों भी सेम कैटेगरी के हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। ये आप एग्जाम्पल में ये भी दोनों भी इंक्लूड कर डालना एग्जाम्पल में, है ना, मगर इसको बाद में लिखना। फिर आई बात समझ में आपको? तो दिस इज इट, दिस वॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग ने कंप्लीट करी। लिख लो।